आईसीएआर द्वारा विकसित स्वदेशी अफ्रीका स्वाइन फीवर वैक्सीन से भारत की जैव सुरक्षा को मजबूत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की उपस्थिति में इस वर्ष आईसीएआर स्थापना दिवस राष्ट्र को समर्पित किया है। पशु चिकित्सा टीकों के विकास के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम ने इस वर्ष के आईसीएआर स्थापना दिवस पर राष्ट्र को टीका समर्पित किया। पशु टीका के विकास में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इसमें भारत को किफ़ायती एएफएस टीका के वैश्विक आपूर्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता है। अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है। दुनिया भर में घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी सीमा पार पशु बीमारी में से एक है। तेज बुखार, रक्तस्राव, लगभग 100% तक मृत्यु दर के पहुंच जाने वाली इस बीमारी ने वैश्विक सूअर पालन क्षेत्र में गंभीर सामाजिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया। 2020 में भारत में पहली बार पता लगाने के बाद एएसएफ कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैल गया। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सूअरों की मृत्यु, सूअर उत्पादन व्यवधान, पशुओं की आवाजाही और व्यापार प्रतिबंध, छोटे पैमाने पर सूअर पालकों, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आजीविका में भारी नुकसान हुआ। भारत में प्रभावी उपचार, व्यावहारिक रूप से स्वीकृत टीके की उपलब्धता के कारण रोग नियंत्रण काफ़ी हद तक त्वरित निदान, संक्रमण जानवरों को मारने और सख्त जैव सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहा है। वर्तमान में वियतनाम में व्यावसायिक रूप से लाइसेंस प्राप्त अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीकों की केवल कुछ ही किस्में उपलब्ध हैं। ये टीके पेटेंट प्राप्त मालिकाना सेल लाइनों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। इसके विपरीत AIHSD द्वारा विकसित स्वदेशी टीका व्यापक रूप से SA104 सेल लाइन का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता, इसका मालिकाना विनिर्माण प्लेटफॉर्म पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन संभव हो सका है। जैव विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। एयर इंडिया की दुर्घटना टली। एयर इंडिया का फ्लाइट AI2379 जो फुकेत से दिल्ली जा रही थी, एयरबस A320 द्वारा संचालित की थी। उड़ान के समय ऊंचाई में परिवर्तन हुआ। विमान तत्परता के संतुलन वापस पाया और सुरक्षित रूप से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर लैंड हुआ। वाणिज्यिक कोयला खदान की 15वें दौर की नीलामी तथा 13वें दौर के दूसरे प्रयास में 6 कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वें दौर की नीलामी तथा 13वें दौरे के दूसरे प्रयास के अंतर्गत 6 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। दीपिका उसी बड़े पैमाने पर कम लागत और कम समय में बेहतर उत्पादन के साथ काम करने की क्षमता और टिकाऊ खनन के माध्यम से भारत के विकास को गति। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का दीपिका ओसीपी भारत में कोयला खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन का ज्वलंत उदाहरण है। दीपिका ओपीसी में 1992 में उत्पादन केवल 10 टन कोयले के उत्पादन से शुरू हुआ था। अब तक यह देश में सबसे बड़े कोयला उत्पादक परिसरों में से एक बन गया है। 25-26 में 375 लाख टन सर्वाधिक उत्पादन। उच्च उत्पादन
और 3,943 लाख टन का प्रेषक दर्ज किया है। केंद्रीय राज्य साझेदारी मॉडल के माध्यम से एनआईसीडीओपी के तहत औद्योगिक टाउनशिप का विकास सरकार ने एनआईसीपी के अंतर्गत 20 औद्योगिक नोडों को मंजूरी दी। औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 16,173.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति। विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ 4 औद्योगिक गलियारे परियोजनाएं विशेष पूर्ण शेष परियोजनाओं में कार्य तेजी से। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से मुंबई में निवेशक और रणनीतिक गोलमेज बैठकों में अध्यक्षता की। इस दौरान भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों को बढ़ाने की मुख्य रूप से चर्चा की गई। ग्वालियर में प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना दूरसंचार विनिर्माण अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के रूप में एक एकीकृत 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर के रूप में की गई है। इसमें मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, दूरसंचार उपकरण और अगली पीढ़ी की 5G 6G प्रौद्योगिकी शामिल हैं। हाल ही में हस्ताक्षरित एमओयू के द्वारा केंद्र सरकार पहले चरण की 493 करोड़ रुपए की 100% फंडिंग प्रदान कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न निवेशक प्रोत्साहन के साथ लगभग 170 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार 51% और दूरसंचार विभाग 49% भागीदारी है। अनचाहे वाणिज्य संचार के विरुद्ध त्रैमासिक मुख्य बातें। सहकारिता आधारित जैविक कृषि और किसान मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में असम सहित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से तथा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड देश भर में वितरण हेतु बाजार में भारत बीज ब्रांड के अंतर्गत 18 फसलों के बीज 124 किस्में उतारी हैं। सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 15/7/2026 तक मुंबई के आवास उपभोक्ता ऋण और कृषि सहकारी समितियों सहित कुल 41,501 सहकारी समितियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडार योजना। सरकार जमीनी स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु
सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना कार्यान्वित कर रही है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में प्रगति का अनुलग्न का विवरण अनुलग्न 1 में दिया गया है। भारत टैक्सी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा सहकारिता के नेतृत्व से संचालित देश में पहली राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया हो गया है। भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी ऐप आधारित निजी टैक्सी एग्रीगेटरों को प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि इसका लक्ष्य सहकारी मॉडल पर चालित केंद्रित और जन केंद्रित वैकल्पिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसमें चालक उपभोक्ता को सुरक्षित, विश्वसनीय, किफ़ायती परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सदस्य हितधारकों के रूप में जुड़े होते हैं। भारत टैक्सी का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय, किफ़ायती और पारदर्शी मोबिलिटी प्रदान करना, रोजगार को बढ़ावा देना, सारथियों चालकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके आर्थिक कल्याण को सशक्त करना और सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर प्रौद्योगिकी चालित मोबिलिटी इकोसिस्टम का विकास करना है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम 2025 के अधीन त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को सहकारी क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने तथा साथ साथ संबद्ध संस्थाओं और इसके स्वयं के बाहरी परिसरों के अखिल भारतीय नेटवर्क का निर्माण करके सहकारी समितियों के कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों की प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु अपेक्षित किया गया है। सरकारी गोदाम 3/5/2023 31/5/2023 से सहकारिता क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत के कार्यान्वयन के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गोदामों के अनुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी समितियों के कर्मचारियों को आधुनिक वेयरहाउसिंग प्रबंधन प्रशिक्षण नाबार्ड और भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण WDRA द्वारा आयोजित किए गए हैं। जौनपुर से आधुनिक वेयरहाउस प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु अब एक कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उपभोक्ता कार्य विभाग 17 से 31 अगस्त 2026 तक सरकारी अनुमोदन परीक्षण केंद्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। युवा संगम के 7वें चरण में 4 अगस्त 2026 को से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 20 उच्च शिक्षा संस्थान युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम चरण 7 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया। 18 से 30 वर्ष के आयु के इच्छुक युवा, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान के छात्र और राष्ट्रीय सामाजिक सेवा NVKS स्वयंसेवक और युवा पेशेवर शामिल हैं, पर आधारित पोर्टल पंजीकरण कर सकते हैं। 7वें चरण 20 उच्च शिक्षा संस्थानों IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और NIT को विनियमन कार्यक्रमों के सुविधाजनक बनाने के लिए और मेजबानी करने के लिए नोडल मंत्रालय के संस्थानों के रूप में चुना गया है।
सीडेक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी ने अगली पीढ़ी की तकनीकी और माध्यम से भूवैज्ञानिक खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए एआई, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर और संगणन उन्नत डिजिटल तकनीकी का लाभ उठाना है। CAQM ने पूरे एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी व प्रवर्तन को बढ़ाया है। CND स्थलों पर नियमों पर गंभीर उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे चलाने के लिए अधिक ULB के अधिकार को दिए गए अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय बादलचार चीता दिवस के अवसर अंतर्राष्ट्रीय बादलचार दिवस अवसर पर भारत ने इस चीते के लिए समर्पित संरक्षण कार्य योजना बनाकर इसके संरक्षण को सुदृढ़ किया है। कार्य योजना पूर्वोत्तर भारत के पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक निगरानी, भूदृश्य संपर्क, सहभागिता, भागीदारी पर केंद्रित है। सरकार ने भारत लघु उद्योग विकास बैंक CDB और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 द्वारा MSME वित्त पोषण बढ़ाया है। सरकार ने देश भर में डेयरी विकास, पशुपालन और संरचना और पशु स्वास्थ्य तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों और नस्ल सुधार का सुदृढ़ीकरण, पशु रोग प्रयोगों के विरुद्ध तैयारियों में बढ़ोतरी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राज्यसभा को सूचित किया है। सरकार डेयरी अवसंरचना, नस्ल सुधार और उद्यमिता प्रोत्साहन और पशु स्वास्थ्य तैयारियों को लक्षित उपायों के माध्यम से डेयरी और अनुसंधान को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंत्री योजना पर अपडेट। NFHS 6 पर अपडेट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक समेकित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और उससे संबंधित जनसंख्या की विशेषताएं, प्रजनन और प्रजनन संबंधी प्राथमिकताएं, परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण, उन्नता सेवाएं तथा महिला के सशक्तिकरण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण छठे चरण और राज्य कैंसर फैक्ट से जारी की गई। चौबीस 24x7 आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम। स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम। NTEP द्वारा अद्यतन जानकारी। भारी उद्योग मंत्रालय ने 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अलग से चरणबद्ध राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की है। दिनांक 10/7/2026 तक PM ई बस सेवा PSM योजना के तहत देश भर में
कि कुल 523 ई बसें तैनात की गईं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए चरण 2 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण। केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक विकास। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। इसमें जमीनी स्तर पर राहत सहायता का विवरण भी शामिल है। सीएपीएफ का आधुनिकीकरण। अपराधों से निपटने के लिए बीएनएस के प्रावधान। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी के शेष जीवन काल या मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में विवाह, रोजगार, पदोन्नति आदि के झूठे वादे पर पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को भी एक नया अपराध माना गया है। नई संहिताओं में महिलाओं और बच्चों की कोई सुरक्षा संबंधित मुख्य प्रावधान परिशिष्ट में दिए गए हैं। ड्रग तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री CMSI के मार्गदर्शन में 2019 से 2026 तक 36 देशों से 273 भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। SBMG चरण 2 के तहत घरेलू शौचालयों का निर्माण। स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दीर्घकालिक प्रमाणन, गुणवत्ता, स्थिरता, महिला नेतृत्व में उद्यम सशक्त बनाना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 50 लाख से अधिक छत सौर प्रतिष्ठानों उपलब्धि अर्जित की है। स्वामित्व योजना। अभी तक स्वामित्व योजना में देश भर में 3.3 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पंचायत विकास सूचकांक। मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषय पर ग्राम पंचायतों के समक्ष क्रमिक प्रदर्शन सुधारने को मापने के लिए एक समग्र मूल्यांकन ढांचे के रूप में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विकसित किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त समर्थ अनुदान उपयोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सुधार और समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन से प्रशासनिक न्याय को मजबूती मिली है। हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की दूसरी बैठक शुरू हुई है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने DPUJGKY 2.0 की प्रगति की समीक्षा को समयबद्ध कार्यान्वयन और डिजिटल सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
सरल मेला सरस मेला मंत्रालय ने ई सरस प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है जो एसएचजी उत्पादों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल बाजार के रूप में कार्य करता है। अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा के अलावा ई सरस अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एसएचजी उत्पादों को ऑन बोर्डिंग और बिक्री को भी सक्षम बनाता है। LEAPS का प्रचालन वीबीजी राम जी के तहत रोजगार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 के प्रारंभ होने से यह योजना एक साथ 2026 को पूरे देश में ग्रामीण सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है। ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, निजी निवेश और राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार। पोत निर्माण को बढ़ावा और समुद्री वित्त पोषण। केंद्र सरकार ने जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी देती है। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति के विस्तारित स्वरूप है। इस योजना में 24,736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि भारत शिपयार्ड की वैश्विक शिपयार्ड की तुलना में लागत संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। समुद्री नाविकों को प्राथमिकता देने की पहल। महाराष्ट्र में बंदरगाहों का विकास और आधुनिकीकरण। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में ब्रिक्स TCA संगोष्ठी और JMC बैठक आयोजन हुई है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ग्रामीण कृषि को सशक्त बनाना कैसे। VCFSC को मीनाक्षी देव ट्राईटेक एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को किसानों को सशक्त बनाने और सतत आजीविका सृजित करने में सक्षम बनाया गया है। ग्रामीण डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने में सूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमी को सफल डेयरी और दुग्ध प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने में मदद। भोपाल, मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। 17,067 PMAJAY आदर्श ग्राम गांवों में शिक्षा क्षेत्र में 2.65 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जातियों को लाभ मिला है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को मंजूरी दी है। DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण को सरकार ने किया और मजबूत। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दीनदयाल पुनर्वास योजना एक तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन किया। मूल्यांकन अध्ययन पता चला कि RVY योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। योजना में लाभार्थियों की गतिशीलता और कार्यात्मक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक। परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी विषय पर संपन्न हुई, जो समग्र विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अनुरूप है। राष्ट्रपति 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत में हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगी।
22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता, 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता। हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता का उत्सव, वस्त्र मंत्रालय संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 में विजेताओं की घोषणा की है। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतरता प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, यह पुरस्कार उन हथकरघा बनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने के लिए समुदायों के विकास के उन प्रयासों पर आधारित है। पुरस्कार में शामिल है सोने का सिक्का, जड़ा हुआ ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बनकरों, अन्य हितधारकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार उत्कृष्टता प्रदान किया। पुरस्कार में कारीगरों संस्थाओं को भारत में विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार तक पहुंच के मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। पुरस्कार में ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र। चयन प्रक्रिया में बुनाई श्रेणियाँ, पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर के चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इन समितियों में अनुभवी पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे जो निर्धारित पात्रता मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर नामांकन का आकलन करते हैं। डिजाइन, विकास, विपणन, स्टार्टअप। वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। हथकरघा बनकरों को वित्तीय सहायता, वस्त्र मंत्रालय तमिलनाडु सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना। तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में स्टार्टअप के अनुदान, वस्त्र और राष्ट्रीय सांख्य तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उभरते नवप्रवर्तनों के लिए अनुसंधान उद्यमिता अनुदान योजना का उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों क्षेत्र में उभरते परिवर्तन के लिए अनुदान योजना का उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को व्यावसायिक प्रदर्शन के उत्पादन के लिए सहायता देना है। भारत टेक्स 2026। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन ने वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फील्ड से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन, फिर फॉरेन पर आधारित है। 2024 में अपनी स्थापना के बाद से भारत टेक्स ने अपने भौतिक स्वरूप में इस मूल्य श्रृंखला के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित किया। प्रदर्शनी हॉल फाइबर, धागे और कच्चे माल से लेकर कपड़े और परिधान निर्माण से लेकर बिल्कुल तैयार निर्यात के लिए तैयार उत्पादन क्रमबद्ध था।
कपास उत्पादकता मिशन सरकार ने 5 मई 2026 को 5 वर्षों 2026-27 से 2031-30 तक की अवधि के लिए 5,659.22 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी, जूडो, पैरा एथलेटिक्स के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। भारत आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2026। जीआई टैग वैश्विक ब्रांडों की पारंपरिक संपदा में वृद्धि। जीआई टैग भारत के अनूठे उत्पादों की सुरक्षा। मुजफ्फरनगर गुड़ की सफलता की कहानी। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए जीआई टैग विशिष्ट गुणवत्ता उत्पत्ति के लिए प्रीमियम उत्पाद की अपनी पहचान मजबूत की है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, केरल की पारंपरिक हस्तशिल्प पोचमपल्ली इक्कत, केरल के पारंपरिक अरनमुला कन्नड़ी, तेलंगाना की प्रसिद्ध वस्त्र पोचमपल्ली इक्कत शामिल है। जीआई टैग का विनियम औद्योगिक संपदा संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार के संबंधित पहलुओं, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के समझौते ट्रिप्स के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय पंजीकरण में 1999 के अधिनियम के तहत औद्योगिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा की जाती है। वस्तुओं के भौतिक संकेतक अधिनियम 1999-2002 में सूचीबद्ध नियमावली के माध्यम से पंजीकरण 2004-05 में शुरू किया गया। 2025 में संशोधन के माध्यम से जीआई आवेदन दाखिल करने और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए शुल्क 80% कमी की गई है। टैग के नवीनीकरण शुल्क में 3,000 से घटाकर 500 कर दिए गए हैं। हस्तशिल्प पदार्थ में जम्मू कश्मीर के पश्मीना, पश्चिम बंगाल के बालूचरी साड़ी, उत्तर प्रदेश के बनारसी गुलाबी मीनाकारी शिल्प शामिल है। कृषि उत्पादों में बासमती, गैर बासमती चावल सहित कई 251 उत्पाद शामिल हैं। 445 हस्तशिल्प उत्पाद, 27 उत्पाद लोगो, 64 विनिर्माण उत्पाद में जिसमें नासिक वैली वाइन, कन्नौज का परफ्यूम, पश्चिम बंगाल के वर्धमान मिहिदाना, सीताभोग, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसाबली, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू शामिल हैं। और प्राकृतिक उत्पाद में 5 उत्पाद मकराना मार्बल राजस्थान, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, पुरुलिया के लाह उत्पाद पश्चिम बंगाल के, पन्ना का हीरा मध्य प्रदेश और अंबाजी सफ़ेद संगमरमर गुजरात का भारत के जीआई टैग में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 81 जीआई टैग के साथ अग्रणी स्थान पर है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र में 55, तमिलनाडु में 76 जीआई टैग स्थान। जीआई टैग में किन्हें पंजीकृत नहीं किया, सामान्य उत्पाद नाम अब अपने मूल देश के नहीं हैं। ऐसे संकेत जो उत्पाद उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, गलत तरीके से एक भौगोलिक संकेतक उत्पत्ति सुझाव देते हैं। ऐसे संकेतक जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या जिनकी निंदनीय आपत्ति या अश्लील बात होती है। ऐसे संकेतक जो कानूनी सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, जो लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं। जीआई पंजीकरण 10 साल के लिए वैध है। समय समय पर इसका नवीनीकरण किया जाता है। क्या जीआई टैग रद्द किया जा सकता है?
जीआई टैग का निरसन रद्दीकरण भिन्नता अधिनियम 27 अधिनियम की धारा 27 द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति पंजीकृत जीआई टैग को रद्द करने और उसके बदलाव करने के लिए पंजीकृत या सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। यदि यदि यह आवश्यक हो तो पंजीकरण या अपीली बोर्ड भी स्वयं इस तरह कार्रवाई कर सकता है। पंजीकरण रद्द हो सकता है यदि धोखाधड़ी या गलत बनामी के माध्यम से प्राप्त किया हो, अब तक अपने मूल उत्पाद के संरक्षित नहीं अनुगामी हो गया हो, इसके उत्पाद उपभोक्ताओं को धोखा मिलने की संभावना हो, कानूनी उल्लंघन हो, इसमें निंदनीय अश्लील बात हो, दो 2023 तक 10,000 जीआई टैग के लक्ष्य के साथ भारत अपनी विरासत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पादों की वैश्विक स्थिति के लिए अच्छी स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थिति, विनिर्माण, प्रमुख अवसंरचना, जलापूर्ति, विद्युत अवसंरचना, शून्य तरल निर्वर्तन, सामान्य विशिष्ट संयंत्र। हिमाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहे बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की समीक्षा के लिए बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना संचालन समिति एसपीआई के तहत हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल एमएसएमई क्लस्टरों की सहायता एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल देश भर में उर्वरता की उपलब्धता और वितरण को मजबूत करती है। अग्रिम योजना डिजिटल निगरानी और समन्वित आपूर्ति तंत्र देश भर में समय पर उर्वरक की उपलब्धता सहायता। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन रवाकार परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्र एक उर्वरक के माध्यम से देश की उर्वरक वितरण प्रणाली को मजबूत किया है। 22 अगस्त 2022 को लागू की गई यह पहल सभी सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी और निजी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों को देश भर में आम भारत ब्रांड के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करने के लिए अनिवार्य करती है। पीएम प्रणाम पूरे देश में उर्वरक के संतुलित उपयोग, वैश्विक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। 2025-26 में पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत 5 राज्यों के 80 प्रदेशों ने रासायनिक उर्वरक की खपत कम की है।